हेलो 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 नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ एस्ट्रो लाइव। और आज मकर संक्रांति है, तो आज एक बहुत ही खास त्यौहार है, स्पेशल दिन है। और जितने भी हमारे uh, लोग हैं जो जुड़ते हैं हमसे रोज़, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आज मकर संक्रांति स्पेशल है। तो आज पंडित राघव जी जो है वो हमारे साथ आएंगे और हमारे साथ जो है वो मकर संक्रांति हम लोग क्यों मनाते हैं, मकर संक्रांति का दिन क्यों इतना खास होता है, क्यों इतना स्पेशल होता है, ऑस्पिशियस होता है, उसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिए आज। जी, राघव जी जुड़ गए हैं। एक सेकंड में राघव जी को भी ले लेता हूँ ऊपर। राघव जी, हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल है। नमस्ते राघव जी, कैसे हैं आप। सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी और सभी हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी 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 जी, ओके। तो जितने सारे लोग हैं, पहले मैं चाहता हूँ कि हर कोई यहाँ पे आ जाए। उसके बाद हम जो है वो शुरुआत करते हैं। मकर संक्रांति रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोग को जिनके सवाल मैं आज पंडित जी से पूछने वाला हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि आपका आज क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप क्या क्या मुहूर्त है, किन चीज़ों के लिए अच्छा है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पंडित जी, आई थिंक सबसे पहले तो हमें शुरुआत करनी चाहिए इस बात से कि मकर संक्रांति का दरअसल क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हम सबको पता है कि हम लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं, तिल गुड़ वगैरह खाते हैं महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ओके सर, इसका मैं दोनों ही कारण बताना चाहता हूँ। एक तो वैज्ञानिक कारण और अच्छा। दूसरा जो है अपना सांस्कृतिक जो कारण है, जी पौराणिक जो कारण है, धार्मिक जो कारण है। सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है। जी मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के कारण मनाया जाता है। जी तो सबसे पहले एक श्लोक है कि भास्करस्य यथा तेजो मकरस्तस्य वर्धते तथैव भवताम तेजो वर्धत मिति कामये। अर्थात भास्करस्य यथा तेजो, भास्कर यानी भगवान सूर्य, सूर्य के समान आप तेजस्वी बने। जिस प्रकार सूर्य नारायण जब प्रभात में उदित होते हैं तो पूरे अंधकार को खत्म करते हुए त्रिभुवन को, यानी कि इस पूरे जगत को अपने प्रकाश से, अपने तेज से देदीप्यमान कर लेते हैं। उसी प्रकार भगवान सूर्य आज आपके जीवन के अंदर भी जितने भी अंधकार हैं, चाहे वो दुखों का अंधकार है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, कोई भी कष्ट हो, वह सब कष्ट रूपी अंधकार आपके जीवन से दूर हो और सूर्य के समान आप तेजस्वी बने। मकरस्तस्य वर्धते, मकर कहते हैं सर मगरमच्छ को, सभी जानते हैं मगरमच्छ को। और मकर संक्रांति का जो अर्थ भी बनता है मकर से बनता है। मकर अर्थात जल का रहने वाला एक जीव मगरमच्छ। मगरमच्छ एक ऐसा जीव है सर जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रह सकता है। जी यह एकमात्र ऐसा जीव है जो दोनों ही जगह काफी सालों तक काफी वर्षों तक रह सकता है। जल में भी रखो तभी काफी वर्ष तक रह सकता है, और अगर पानी में बाहर रखो तभी काफी वर्ष जी सकता है। तो मकर के समान आपका वर्धन हो, क्योंकि मगरमच्छ क्या होता है, लंबा होता है।
दीर्घ होता है। तो जिस प्रकार सूर्य भगवान से तो आपको तेज मिले और मगरमच्छ की तरह आपकी जो कीर्ति है, ख्याति है, वो फैलती जाए। तो सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपका प्रश्न है कि इसका मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। जी सबसे पहले सर मैं अगर धार्मिक बात करूं तो दो हमारे यहाँ पर एक बात कहते हैं कि दो प्रकार के अयन होते हैं, अयन यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन, जिसमें 6 महीने दक्षिणायन के होते हैं और 6 महीने उत्तरायण। दक्षिणायन का मतलब ये होता है कि दक्षिणायन में जब 6 महीने जो दक्षिणायन के होते हैं तो इन दक्षिणायन के अंदर कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, मांगलिक कर्म नहीं होते हैं, जी विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश इत्यादि, मुंडन संस्कार इत्यादि कोई भी धार्मिक कर्म नहीं होते हैं। और जो 6 महीने जो उत्तरायण के होते हैं तो उत्तरायण के अंदर कोई भी, अब देखेंगे कि कल परसों से आज से ही शादियां स्टार्ट जी हो चुकी है, जी 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 उनके मांगलिक कर्म अब स्टार्ट हो चुका है, गृह प्रवेश इत्यादि, किसी भी देवी देवताओं की प्रतिष्ठा इत्यादि का समय अब चालू हो चुका है। तो आज ही के दिन से उत्तरायण लगता है, जी इसलिए भी यह दिन काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण कि आज सूर्य देव धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ओके प्रातःकाल 9 साढ़े 9 बजे मकर राशि में सूर्य आ चुके हैं। जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। जी तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मकर राशि जो है शनि की राशि है और सूर्य देव जब शनि की राशि में जाते हैं, शनि कौन है, सूर्य का पुत्र है, पिता और पुत्र का मिलन है। आज के दिन अगर कोई अपने पिता का सम्मान करता है या कोई पिता अपने बेटे का सम्मान करता है, उसको अच्छे से रखता है, तो उसके जीवन के अंदर भी हर्षोल्लास होता ही होता है। ओके ये तो रहा कुछ धार्मिक कारण। जी आज जैसा कि आपने कहा कि गुड़ इत्यादि का दान किया जाता है, तिल इत्यादि का दान किया जाता है, इसका सर एक वैज्ञानिक कारण यह है कि आप तो शायद मुंबई या अन्यत्र जगह से हैं, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर क्या है कि सर्दी की जो है ना चरम सीमा होती है जी इस टाइम पर। आज सर्दी अपने लेवल पर होती है बराबर, क्योंकि नवंबर के बाद से सर्दी स्टार्ट हो जाती है जी जो मार्च तक चलती है। तो मकर संक्रांति का जो दिन होता है 14 तारीख का दिन, इस टाइम पर बीच में आ जाती है, सर्दी की जो चरम सीमा है उसकी ऊंचाई पर आ जाती है। तो प्रातःकाल जो है लोहड़ी, कल लोहड़ी का भी पर्व मनाया गया जो जी अग्नि जला करके मनाते हैं। जी आज मकर संक्रांति के दिन भी अग्नि को जला करके कुछ लोग ऐसा उत्सव भी मनाते हैं। तो आज के दिन गुड़ का दान और गुड़ खाना इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि गुड़ होता है सर, गुड़ की जो तासीर होती है ना वह होती गर्म। गर्म होती है हाँ, और तिल भी जो होता है वो गर्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन अगर कोई गुड़ और तिल खाता है तो उसका जो बॉडी का जो बैलेंस है, हाँ जो सर्दी जो इतनी कड़ाके की ठंड से आप गुजर रहे हैं, तो कहीं ना गुड़ और जो तल्ली का तेल हो गया, तिल हो जी गई, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को बैलेंस करते हैं इस टाइम पर। इसलिए राइट एक वैज्ञानिक कारण भी है गुड़ और तिल का। जी चलिए मेरे पास अब कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि हमारे यूजर्स ने हमको भेजे थे मकर संक्रांति वाले दिन के लिए पूछने के लिए। तो मकर संक्रांति का दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्तों में अनुष्ठान या नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं। तो मकर संक्रांति वाले दिन में कौन कौन से शुभ मुहूर्त में अनुष्ठान या नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं। जी देखिए, मकर संक्रांति के दिन जैसा कि मैंने बताई दिया कि आज से उत्तरायण लग चुका है, तो आज से ही अच्छे कार्य करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका भी मैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन से काम कौन कौन से समय में करना अच्छा रहता है, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 11:11 से लेकर के 12:29 तक आज के दिन अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना अच्छा व्यवसाय स्टार्ट करता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा समय है 11:11 से लेकर के 12:29 तक है दिन में। व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा टाइम यह है। दूसरा, 12:29 के बाद में 12:29 से लेकर के 1:47 तक है, ये टाइम पीरियड है। कोई भी कार्य, आप वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, आपकी लंबी यात्रा पे या किसी विशेष यात्रा पर आप जा सकते हैं जहां से आपको सफलता प्राप्त होती है। जी दिन में 3:14 से लेकर के सायकाल 4:22 तक, एक बार पुनः नोट कर लीजिए आप टाइम, 3:14 से लेकर के सायकाल 4:22 तक
मांगलिक कर्म आप कर सकते हैं, विवाह इत्यादि कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कोई भी देवी देवताओं की प्रतिष्ठा, कोई पूजा इत्यादि भी आप कर सकते हैं, या फिर विवाह इत्यादि का कार्य आप कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ 3 मुहूर्त आज के दिन के लिए है। ओके, बढ़िया है। एक और सवाल है, क्या मकर संक्रांति वाले टाइम में जो पूरा जो आपने समय बताया है, इस दौरान धन और सुख समृद्धि के को बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से ज्योतिष के द्वारा कौन से उपाय हैं, कौन सी रेमेडीज है जो लोग कर सकते हैं? देखिए हाँ, हर हर इंसान की इच्छा होती है, कामना होती है कि मेरे पास धन हो, सुख समृद्धि हो। हर इंसान की एक कामना है, राजा से लेकर के रंक तक, गरीब आदमी से लेकर के धनाढ्य व्यक्ति, चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, वह भी ये चाहता है कि मेरा धनकोष और बढ़ता रहे। तो हर इंसान का ये प्रश्न रहता ही रहता है कि भाई मेरे पास पैसा आए, और कोई ऐसा धार्मिक कृत्य होता है, धार्मिक कोई कार्य होता है जिससे हम लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए तो मकर संक्रांति का दिन काफी श्रेष्ठ है। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय आपको बता देता हूं, अगर आप वह कर लेते हैं आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन सायकाल 5 बजे से पहले पहले, सूर्यास्त से पहले पहले, तो निश्चित तौर पर घर में भी सुख समृद्धि बनेगी और लक्ष्मी जी की भी कृपा होगी। और हाँ, मैं ऐसे कोई उपाय आपको नहीं बताऊंगा कि आपको कोई बड़ा कोई बाउंडर करना पड़े। छोटे छोटे रेमेडी सर, बहुत छोटी छोटी रेमेडी आज के दिन करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दे। प्रातःकाल का समय निकल चुका है, लेकिन आप मध्याह्न में भी दे सकते हैं, सायकाल भी सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। अगर आज के दिन कोई भी सूर्य को अर्घ्य देता है तो निश्चित तौर पर उसके घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी। अर्घ का मतलब क्या होता है? अर्घ्य का मतलब सर ये होता है कि लोटा में जल लेना है जी, और भगवान सूर्य को पानी ऐसे चढ़ा। छठी मैया को चढ़ाते हैं ना, बिहार जी, वाले अर्घ्य देते हैं, जी, जी। उसको अर्घ्य बोलते हैं। सूर्य को जल चढ़ाए। मैं करके आया। वाह लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे। दूसरा है कि अगर कोई भी आज के दिन गौ माता को यानी कि गाय को रोटी रोटी के अंदर गुड़ रख करके भोग लगाता है, उनको खिलाता है, घर में सुख समृद्धि भी रहेगी और धन की भी वृद्धि होगी। तीसरा है, आज के दिन अगर आपके परिवार वालों के ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर किसी की नजर लगी है, कोई ऐसे इंसान की नजर लगी, या कोई ऐसी नेगेटिविटी, या किसी ने कहते ना कोई ब्लैक मैजिक भी करवा देता है काफी बार, जी, अगर ऐसी कंडीशन से आप लोग गुजर रहे हैं, आपका व्यवसाय या आपके परिवार के लोग, तो आज के दिन नजर उतारना, आपके हाँ, परिवार के लोगों की नजर उतारना आज के दिन काफी श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कोई पीड़ित है, चाहे वो मानसिक रूप से पीड़ित है, शारीरिक रूप से पीड़ित है, या व्यवसायिक रूप से पीड़ित है, अगर आप उस व्यक्ति की नजर उतारते हैं तो निश्चित तौर पर उसका भी बहुत बड़ा आज के दिन लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, आपके अगर घर में पिताजी हैं, अपने पिताजी को या अपने बड़े बुजुर्गों को आप खुद नए जूते ला करके, नई चप्पल जूते ला करके पहनाते हैं पिताजी को, या बड़े घर में बड़े जो भी हैं आपको, आपके उनको जूते पहनाने मात्र से ही आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा है, और एक और उपाय बता देता हूं, आज के दिन अगर आप कंबल का दान करते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा होगी। आप गर्म कपड़ों का दान करते हैं तो भी लक्ष्मी जी की कृपा होगी। दरी इत्यादि का, दरी बिस्तर इत्यादि भी दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं और गुड़ का दान कर सकते हैं। ये छोटे छोटे दान, क्योंकि हर कई दुकानों पर मिल जाते हैं, जी, तो ये दान करके आप लक्ष्मी जी की कृपा और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छे और बहुत आई थिंक बहुत ईज़ी है सारी ये हाँ जी। रेमेडीज़ और ये सारी जो चीज़ें हैं जो पंडित जी ने बताई है। जी हाँ। अगला सवाल मेरा ये है, ये बहुत लंबा चलने वाला है क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मकर संक्रांति जो दिन होता है, ये हर 12 राशियों पे उसका प्रभाव कैसे होता है? तो हम स्टार्ट से लेके एंड तक सारी राशियों के बारे में अगर बात करें, तो उनका क्या आज का दिन या फ्यूचर कैसे रहने वाला है? जी जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और 12 राशि वाले शायद हमारे साथ में जुड़े जी, होंगे, और हो सकता है कि वीडियो को बाद में भी वो लोग देखेंगे। जी, आज बिल्कुल। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य मकर राशि में रहेंगे 1 महीने तक, 14 जनवरी से लेकर के लगभग 14-15 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेष राशि वालों के लिए सूर्य क्या फल देंगे। 12 राशियों में प्रथम राशि मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए तो सूर्य देव साक्षात वरदान बनकर के आ रहे हैं, क्योंकि मेष राशि से 10th हाउस में सूर्य देव रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए राज कार्य में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ कैरियर को लेकर के शुभ संकेत आपको प्राप्त होंगे
कैरियर में ग्रोथ दिखाई देगी, नए कार्य आप स्टार्ट करेंगे। बार बार अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें फेल होते जा रहे थे, या फिर किसी न किसी कारण से जॉब में विलंब बना हुआ है, तो वह सभी कार्य आज से ही आपके शुभ कार्यों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए तो सर ये सूर्य का मकर राशि में आना काफी अच्छा है। 1 महीने तक तो इनकी चांदी ही चांदी है। बात करें अगर हम वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य क्या फल देंगे, यानी मकर संक्रांति का क्या महत्व रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव रहेंगे 9th हाउस में, और जब सूर्य 9th हाउस में होते हैं तो पिता से सहयोग प्राप्त होता है। जब सूर्य 9th हाउस में होते हैं आपकी राशि से, तो निश्चित तौर पर आपकी बुद्धि धार्मिक बुद्धि होती है। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। 9th हाउस भाग्य का होता है। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आप रात दिन कोई भी कार्य में लगे हुए थे, दिन रात प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो आज से ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी मकर संक्रांति का पर्व काफी अच्छा है, काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें हम मिथुन राशि की, मिथुन राशि वालों के लिए चिंता का विषय है। जो भी मिथुन राशि वाले हैं वह थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपको किसी लंबी यात्रा से जाने से बचना है। कम से कम एक महीने तक आप किसी भी ऐसी कोई यात्रा जो आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो या फिर लंबे काल की यात्रा हो, लंबी दूरी की यात्रा हो, उससे आपको बचना। खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। हो सके तो जहां तक पॉसिबल हो तो ड्राइवर साथ में रखे, या फिर जैसे ट्रेन इत्यादि है, बस इत्यादि है, तो आप पब्लिक वाले जो है वाहन में ही आप यात्रा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वाहन चलाने में थोड़ा आपको सावधानी रखनी है, और किसी अनजान व्यक्ति से आपको किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं बनाना है। किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन के अंदर आते हैं तो उनसे आप दूरी बना करके रखें, नहीं तो वही इंसान पहले आपका अपना बनेगा, फिर वही धोखा दे करके आपको नुकसान पहुंचा करके जा सकता है। इसलिए मिथुन राशि वालों को थोड़ा सावधानी रखनी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव वैवाहिक जीवन को लेकर के काफी अच्छे शुभ संकेत दे रहे हैं। जीवन साथी को लेकर के काफी शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, पार्टनर के द्वारा धन प्राप्ति होगी, जीवन साथी से आपका सहयोग प्राप्त होगा। और जिन व्यक्तियों की अभी तक शादी नहीं हुई थी, लगातार रिश्ते देखे जा रहे थे, रिश्ते फाइनल नहीं हो रहे थे, तो मकर संक्रांति का यह पर्व आप लोगों के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन को लेकर के काफी शुभ संकेत दे रहा है। बात करते हैं हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखना स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे, और जब सूर्य छठे भाव में होते हैं तो शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, कर्ज में आप डूब सकते हैं। तो इन 3 चीजों को आप बहुत सावधानी रखें, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है सर कि ये 3 चीजें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी खत्म कर देनी चाहिए, नहीं तो ये बढ़ती है चक्रवर्ती ब्याज से भी ज्यादा। एक तो शत्रु को जल्दी खत्म कर दो, नहीं तो शत्रु कब क्या कैसे क्या कर दे। या तो अभी तो मैं मारने की तो कहूंगा नहीं, लेकिन शत्रुता उससे नष्ट कर दो, भाई जाके मित्रता कर लो। और एक होता है बीमारी। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस बीमारी का जल्दी से जल्दी इलाज करवा दें। आज का कल पे ना पटके, नहीं तो आने वाले टाइम पर वो जो बीमारी होती है वो भयंकर रूप ले सकती है। और एक होता है कर्ज। अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो उसको भी लगातार जल्दी से जल्दी आप खत्म कर दें, नहीं तो वह जो कर्ज होता है वो कर्ज भी काफी जल्दी शीघ्रता से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सिंह राशि वालों को इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवा दे, अच्छे डॉक्टर्स के पास में जाकर के। अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो उसको उतारने की कोशिश करें। अगर अत्यावश्यक ना हो तो आप किसी से उधार ना ले पैसा 1 महीने तक। और शत्रु से थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। बात करते हैं हम कन्या राशि वालों की। 6 नंबर की राशि है कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छा दिन है, अच्छा टाइम है ये रिलेशनशिप को लेकर के। आज से ही आपका रिलेशन मजबूत बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में किसी न किसी प्रकार से दिक्कत में चल रहे थे, अपने पार्टनर से ब्रेकअप वाली पोजीशन बन चुकी थी, या फिर आपके पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, या आप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे थे, कोई आपके जीवन के अंदर नहीं आ पा रहा था, तो आज से ही वह दिन आपके लिए आ चुका है कि आपकी पर्सनल लाइफ स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, पार्टनर के साथ में आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट होगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय काफी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी यह मकर संक्रांति का पर्व कन्या राशि वालों के लिए विशेषतया बहुत शुभदायक
बना हुआ है। जो व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में या आईएएस, आरएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मकर संक्रांति का पर्व काफी अच्छा है। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स की लाइन के अंदर है उनके लिए भी सूर्य काफी अच्छे बने हुए हैं। बात करते हैं हम तुला राशि, 7वें नंबर की राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भी जमीन, जायदाद, भूमि, वाहन, मकान के अच्छे शुभ संकेत बने हुए हैं। मकर संक्रांति का पर्व आपके जीवन के अंदर कुछ नई वस्तु खरीद करके लाने वाले हैं। चाहे आप वो वाहन खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं, या फिर आप मकान इत्यादि परचेस कर सकते हैं। जमीन जायदाद के योग बने। माता का स्वास्थ्य अगर प्रतिकूलता अच्छा नहीं था तो आपके माता के स्वास्थ्य में भी लाभ के योग बने। अगर आप किसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं या खुद का बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए समय काफी अच्छा है। तो तुला राशि वालों के लिए भी सूर्य काफी अच्छे बनेंगे। बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को ये ध्यान देना कि ये जो मकर संक्रांति का पर्व है आज से ही आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं उनके प्रति आपका रिश्ता आप ठीक कर ले, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन जो है बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों को लेकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए टाइम अच्छा नहीं है। तीसरा है, अगर आप किसी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपके फॉलोवर्स बढ़ने के शुभ संकेत सूर्य देव दे रहे हैं। सूर्य आपकी राशि से तीसरे भाव में आकर के आपके फॉलोवर्स को बढ़ाएंगे। आप जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि फैंस फॉलोइंग तीसरे भाव से देखी जाती है और फैंस फॉलोइंग आपकी काफी अच्छी मात्रा में बढ़ने वाली है। ध्यान यही देना कि आपको अपनी ऊर्जा के साथ में अपना पूरा सकारात्मक कंटेंट बना करके पब्लिक के बीच में आना है। बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए तो सूर्य देव ये मानिए जैसा कि मेष और वृषभ राशि वालों के लिए हैं, वैसे ही धनु राशि वालों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छे हैं। धनु राशि से सेकंड हाउस में सूर्य देव रहेंगे और दूसरा सूर्य मकर संक्रांति से दूसरा सेकंड हाउस का सूर्य आ जाएगा। तो यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए भाग्य उदय के साथ साथ में धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत मजबूत बन जाएगी। परिवार के लोगों की भी स्थिति सुधरेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी ही फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी, आपके भाई बहन, माता पिता, सभी की, पूरे परिवारजनों की कंडीशन बहुत मजबूत होने वाली है। तो धनु राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय जाने वाला है मकर संक्रांति से ही। बात करते हैं हम अब मकर राशि की, जो 10वें नंबर की राशि है, और मकर राशि में ही सूर्य देव विराजमान है, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर राशि वालों के लिए भी सूर्य काफी पॉजिटिव बनकर के आ रहे हैं। यह समय, मकर संक्रांति का समय, आप लोगों के लिए नया कुछ करने का बना हुआ है। कुछ नया डेवलप आप करोगे। कुछ आपको, अगर आप पॉलिटिक्स में जुड़े हैं या किसी भी सोशल वर्कर्स अगर आप हैं, तो कोई नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, या फिर आपके जॉब के अंदर प्रमोशन के भी योग सूर्यदेव की कृपा से आज से ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप थोड़ा ये ध्यान रखें कि आपके बड़े जो अधिकारी हैं, आपके जो बॉस इत्यादि हैं, उनसे आपको संबंध मधुर बना लेना है। समय आपके लिए अनुकूल है। अगर थोड़ा सा आप किसी के साथ, अपने बड़े अधिकारियों के साथ में, बड़े लोगों के साथ में संबंध मधुर बनाते हैं तो निश्चित तौर पे उसका फायदा आपको मिलने वाला है। प्रमोशन का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव अच्छे नहीं है। जो लोग विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं, विदेश जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, हो सकता है कि उनकी प्लानिंग यहाँ पर थोड़ी बनती हुई दिखाई ना दे। एक तो विदेश यात्रा के योग आपके खत्म होंगे कुंभ राशि वालों के लिए 1 महीने तक है, और साथ ही साथ आपका व्यय यानी कि आपका जो खर्चा है वो बढ़ सकता है। खर्चे के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। व्यसन और व्यभिचार यानी कि गलत खान पीन और गलत उठ बैठ लोगों के साथ में, वह आपके जिंदगी के ऊपर यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर दाग लगा सकती है। इसलिए सचेत आपको हम कर देते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पैसा है वह सही चीजों में खर्च हो, और कोई भी गलत खान पीन आप ना करें। अगर आप कोई ड्रिंक करते हैं या कोई कुछ भी आप तामसिक प्रवृत्ति के खान पीन करते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी सावधानी रखें, नहीं तो आपका खाना पीना आपके शारीरिक रूप से शरीर को लेकर के कष्टदायी बन सकता है, और फिर उसी के कारण आपका पैसा भी आपके शरीर के ऊपर खर्च हो सकता है। तो यहाँ पर कम से कम 1 महीना तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव काफी अच्छे। नए व्यापार अगर आप स्टार्ट करते हैं तो व्यापार में ग्रोथ ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी। काफी लोग होते हैं व्यापार स्टार्ट करते हैं लेकिन 2-5 महीने उनको स्ट्रगल करना पड़ता हो सकता है, काफी लोगों को 1-2 साल भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन मीन राशि वाले अगर अभी स्टार्ट करते हैं व्यापार तो निश्चित तौर पर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उनको व्यापार में किसी न किसी प्रकार से घाटा पहुंचे या व्यापार में तरक्की के कोई योग ना बने।
मीन राशि वालों के लिए व्यापार को लेकर के काफी अच्छा समय है, पैसों को लेकर के काफी अच्छा समय है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है, परिवार के लोगों के साथ में आपके संबंध मधुर बनेंगे, साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ और संतान सुख भी आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप अभी तक कंसीव नहीं कर पा रहे थे, गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, तो हो सकता है कि आज से ही ऐसे शुभ संकेत बने हैं कि आपके गर्भ के अंदर एक अच्छा बालक भी आ सकता है। तो ये रहा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वालों के लिए सूर्य का क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव रहने वाला है। जी, बढ़िया। आई थिंक जितने भी लोगों ने आज आपकी ये बातें सुनी है, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को बहुत इसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ और भी सवाल है जिनको मैं पूछना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल है मेरा। ओके, मगर आई थिंक आपने थोड़ी बहुत तो बात बता दी, लेकिन फिर मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपके पास कोई डिफरेंट जवाब है तो प्लीज दे दीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन पवित्र स्नान और दान को शुभ क्यों माना जाता है? जी, क्योंकि बहुत आपने अच्छा अभी क्वेश्चन। बताया, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि मकर संक्रांति वाले दिन पे कंबल दान कर सकते हैं, दरी दान दे सकते हैं, तिल गुड़ दान दे सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो दान कर सकते हैं। तो ये दान करना क्यों इतना शुभ माना जाता है मकर संक्रांति वाले दिन पे? जी, इसकी सर एक पौराणिक कथा है, सूक्ष्म जी, रूप से मैं वह कथा सुना देता हूँ, क्योंकि क्यों इसकी मान्यता इतनी है। आप आराम से सुनाइए कथा, मेरे को कोई वो नहीं है, मैं बहुत इंटरेस्ट से सुनूंगा ये कथा। जी जी, कथा सर ये है कि एक बार कपिल मुनि के आश्रम में जी, रघुवंश यानी कि भगवान राम का जो वंश है, जी। उनके पूर्वज सगर हुए। सर आप चले गए शायद, क्या हुआ? नहीं, नहीं, चालू रखिए, चालू रखिए। ओके। रघुवंश के अंदर मतलब भगवान राम जी के वंश के अंदर एक राजा हुए सगर। सगर के पुत्र थे 60,000। वह एक दिन कपिल मुनि के आश्रम में चले गए। तो कपिल मुनि वहां पर तपस्या इत्यादि कर रहे थे। तो वहां जाकर के उनकी तपस्या में उन्होंने विघ्न उत्पन्न किया। तो सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के भस्म से वह वहां पर ढेर हो गए, यानी कि मर गए श्राप से। तो फिर क्या हुआ कि परंपरा से अब उनकी मुक्ति कैसे हो, सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति कैसे हो, सभी प्रकार के जतन किए। तो किसी ने कहा कि अगर गंगा आकर के धरती पर आकर के, गंगा अगर धरती पर आती है, गंगा नदी, जी। और गंगा नदी का जल इनको स्पर्श हो जाता है, तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। ओके। तो उस परंपरा से फिर काफी राजा हुए जिन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए खूब प्रयास किए, लेकिन गंगा नहीं आई। तो उन्हीं की परंपरा में एक भगीरथ हुए, जिनका नाम भगीरथ था। भगीरथ राजा हुए, उन्होंने घोर तपस्या करी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की। तो माँ गंगा उनसे प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद में सर्वप्रथम गंगा जी का जो प्रादुर्भाव है, वो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली। हम्म। इसलिए इसको विष्णु मतलब भगवान विष्णु से भी जोड़े करके देखा जाता है, विष्णु के पांव से निकलने के कारण। गंगा जी जो प्रकट हुई, विष्णु भगवान के अंगूठे से प्रकट हुई, और अंगूठे के प्रकट होने के बाद में उनका प्रवाह इतना तेज था कि डायरेक्ट अगर धरती पे आती, पृथ्वी लोक पर आती, तो पृथ्वी लोक में तहस नहस हो जाता। तो उसके प्रवाह को कम करने के लिए फिर गंगा जी ने कमंडल में गई, अपने ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, और ब्रह्मा जी के कमंडल से फिर भगवान शिव की जटा में गई, और शिव जी की जटा से निकली, और सर्वप्रथम गंगोत्री, जहां केदारनाथ के अंदर गंगोत्री गोमुख है, वहां गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बहते 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 कपिल मुनि का आश्रम था गंगा सागर में, गंगा सागर। तो बहते 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 गंगा सागर में आई, और गंगा सागर में आने के बाद जहां सगर के 60,000 पुत्र जो मृत अवस्था में थे, उनको स्पर्श किया गंगा जी ने, तो उनकी मुक्ति हो गई। तो वो जो मुक्ति हुई वो इसी दिन हुई, मकर संक्रांति ओ, का दिन था। ओ, मकर संक्रांति के दिन ही कपिल मुनि के आश्रम में गंगा जी पहुंची। अच्छा। और इसलिए भी, क्योंकि तर्पण इसलिए किया जाता है, दान पुण्य इसलिए किया जाता है कि अपने पितरों की मुक्ति हो। हाँ, हाँ। और भगीरथ ने जो तपस्या करी थी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, वह अपने पितरों की, यानी कि अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए ही करी थी। गंगा जी का जो प्रादुर्भाव हुआ वह मोक्ष के लिए हुआ, पितरों के मोक्ष के लिए हुआ। इसलिए आज भी अपने कोई मर जाते तो गंगा जी में उनकी अस्थियां जी, प्रवाहित करते हैं। जी, तो जी। उनको, जो सगर के 60,000 पुत्र थे, उनकी अस्थियों को आज ही के दिन स्पर्श किया था गंगा जी ने प्रथम बार पृथ्वी लोक पर। इसलिए अगर आज के दिन कोई भी तर्पण करता है, दान करता है, पुण्य करता है,
अपने लिए या अपने पूर्वजों के हम्म। लिए, तो निश्चित तौर पर वह सबसे 365 दिनों के अंदर सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण और कोई इंपॉर्टेंट दिन है तो वो मकर संक्रांति का दिन है। और जी। एक चीज और है, ऐसी भी कथाएं आती है, ऐसी भी मान्यताएं हैं कि आज ही के दिन नंद बाबा और यशोदा ने आज ही के दिन व्रत किया था कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और आज के अच्छा, दिन ही उन्होंने व्रत किया था, उसी के पुण्य प्रताप से भगवान कृष्ण का जन्म पैदा हुआ हुए थे। उनके यहाँ। अच्छा, जी, इसलिए वाह, यह दिन महत्वपूर्ण है। ये वाला तो एंगल मुझे नहीं पता था। जी क्या बात है, बढ़िया यार, ये तो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। और मेरे को ऐसी सारी कहानियां जो होती है ना, माइथोलॉजिकल चीजें मेरे को बहुत बहुत फैसिनेट करती है। और मैं बैठ के सुन सकता हूँ, घंटों बैठ के सुन सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मेरा एक और बहुत ही स्टूपिड सा सवाल है, वो ये है कि आपने इतनी सारी बातें बताई, मकर संक्रांति का सिग्निफिकेंस बताया, आपने बताया मकर संक्रांति वाला दिन क्यों शुभ है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, लेकिन ये पतंग उड़ाने का क्या सीन है? ये लोग पतंग क्यों उड़ाते हैं मकर संक्रांति वाले दिन में? मुझे नहीं पता नॉर्थ में लोग करते हैं कि नहीं करते करते, लेकिन करते सर। गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारी जगहों में तो बहुत ज्यादा इसका चलन है पतंग उड़ाने का। आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया है। महाराष्ट्र में, बम्बई में तो पहले के टाइम पे, इस वक्त अगर मैं आपसे बात करता तो अगर आसमान में देखता तो सिर्फ पतंगे पतंगे दिखती है। आज सही से बात है। 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चला गया, क्योंकि लोग मोबाइल फोनों में घुसे हुए हैं सारे बच्चे आजकल। तो मुझे बताएंगे कि ये पतंग चलाने का चलन जो है वो क्यों शुरू हुआ था? सर, ये पतंग का वैसे कोई शास्त्रोक्त तो है नहीं। जी। शास्त्रों में पतंग का कहीं उल्लेख आता नहीं कि आज के दिन पतंग उड़ाना चाहिए, आज के दिन जी। दान पुण्य का ही है। लेकिन पतंग के पीछे भी सर काफी चीजें हैं। पतंग उड़ाने से हम काफी चीजें सीख सकते हैं, पतंग से जैसे? काफी चीजें सीखने को मिलती है। जैसे? जिससे क्या है कि ये पूरा जो आकाश में पतंग उड़ता है, हम्म। पतंग जो उड़ता है वो खुले आसमान में उड़ता है। अब जब खुले आसमान में पतंग उड़ता है, लेकिन वो जो उड़ता है वो अकेला नहीं उड़ पाता है, उसको उड़ाने वाला कोई और होता है। जी। तो इससे सिंपल एक तो हम ये समझ सकते हैं कि अपन भी इस जो पृथ्वी रूपी आकाश में हम सभी जीव हैं, हम जीव जी। जी। हम उड़ रहे हैं अपने हिसाब से। अपने को लग रहा है कि भाई अपन उड़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं उड़ रहे, हमको उड़ाने वाला, कंट्रोल करने वाला वो परमात्मा है। जी। तो एक तो ये है कि भाई अपने को ये सीख लेनी चाहिए कि भाई हम उड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं, हम्म। अपना खाना पीना उठना बैठना सब चलाने वाला कोई दिव्य शक्ति कोई और है। जी। दूसरा क्या होता है कि आदमी जब युवान होता है, युवा अवस्था को प्राप्त करता है, तो युवा अवस्था में क्या होता है कि वह चाहे वो शोहरत हो, सौंदर्य हो, तो उसकी एक चरम सीमा पर रहता है, हम्म। यानी कि ऊंचाई पर एकदम उसको ये लगता है कि सब कुछ मैं ही जी। हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, राजा इस दुनिया का किंग ही मैं ही हूँ, जी। ऐसी मानसिकता हो जाती है। लेकिन जी। उस वक्त क्या होता है, आपके संस्कार, आपके माता पिता ने आपको जो दिए हुए संस्कार हैं, आपके माता पिता ने जो आपको बचपन में संस्कार दिए, या आपके माता पिता का ये दायित्व होता है बड़े बुजुर्गों का कि बच्चा तो युवान हो चुका है, 18 वर्ष को प्राप्त कर चुका है, लेकिन इन 18 वर्षों के बाद में जब वह दुनिया के अंदर ये मानेगा कि सब कुछ मैं ही हूँ, इस हम्म। धरती का राजा, तो उस वक्त उसको कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। जी। तो वो जो उठने वाला जो है, यानी कि वो जो व्यसन व्यभिचार सौंदर्य के पीछे आकर्षित हुआ व्यक्ति जो है उड़ रहा है, वो जीव है, वो एक मनुष्य है। जी। और वो जो जो डोरी है वो संस्कार है, और वो संस्कारों की डोरी घर में जितनी मजबूत से अपने माता पिता पकड़ के रखेंगे हम्म। तो उतना ही वो कंट्रोल होगा। नहीं तो क्या है कि उसको युवा अवस्था में 18 से 30 वर्ष की उम्र में क्या होता है कि दूसरे लोग काफी आ जाते हैं, काटने वाले, जिसको काटने वाले कहते हैं, तो खूब आएंगे आपको काटने वाले, आपको अपने पक्ष में ले जाने वाले हैं। लेकिन उस वक्त क्या होती है कि संस्कारों की डोरी घर वाले जितनी मजबूत रूप से जी। पकड़ के रखेंगे, उसके कहाँ आ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्या खा रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, जी। तो जितना कंट्रोल करके रखोगे उतना ठीक है। वरना माँ बाप अनकंट्रोल है तो बेटा भी फिर दूसरा कोई पतंग काट के ले जाएगा, फिर रोते रहेंगे कि जी। हमारा बेटा चला गया। जी। 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 तो नहीं, और एक बात जो है, आप जो बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कल्चर है ना, ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा डाई हो रहा है हमारे देश में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 90s के दौर में और उसके पहले के दौर में, जस्ट एक सेकंड मुझे देना, जी एक सेकंड देना।
जी सॉरी सर। तो वही मैं बताना चाहता कि 90s के दौर में हम लोग जब छोटे थे, जब हम हमारे अ, मुझे याद है हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे काफ़ी सारे गुजराती, महाराष्ट्रियंस और अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, और मकर संक्रांति हमारी बिल्डिंग में एक इतना बड़ा त्योहार माना जाता था कि छत पे सारे लोग हैं, सारे यंग ओल्ड सारे ही लोग हैं, और हर कोई छत पे आ जाता था, और हर कोई सोशलाइज करता था, यानी कि हर कोई एक दूसरे से मिलता था उस दिन पे। कैसे हैं, क्या है, कोई अपने घर से कुछ खाना बना के लेके आता, कोई कुछ करके लेके आता, कोई कुछ करके लेके आता, और सब मिलजुल के जो है वो उसको सुबह से लेके शाम तक, मतलब शाम मतलब जब तक अंधेरा वो पतंग दिखनी ना बंद हो जाए तब तक हम लोग। और आप आसमान में देखो तो आप बिलीव नहीं करोगे साहब, पूरा आसमान पतंगों से भरा हुआ है। मतलब हर छत पे आपको म्यूजिक सिस्टम की लाउड नॉइज सुनाई दे रही है, लोग गाने सुन रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। वो जो एक टुगेदरनेस का जो एक माहौल होता था ना कि हर कोई साथ है एज अ फैमिली, चाहे पूरा साल झगड़ा करे, लेकिन उस दिन पे लोग जो है वो एक छत पे ही, और बिल्डिंगों में किसी किसी के झगड़े वगैरह होते रहते हैं, लेकिन उस दिन तो हर कोई साथ में होता है, और हर कोई जो है वो करता रहता है। और एक और चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो बॉन्डिंग जो है, आपने जो बताया ना, फैमिली बॉन्डिंग और दोस्तों की बॉन्डिंग, वो भी बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि आप पीछे कोई, किसी ने आपकी वो मांझा पकड़ के रखा है किसी ने आपके, और आप जो है वो कर रहे हो, एक वो बॉन्डिंग भी हो जाता है, एक वो ट्रस्ट भी हो जाता है। उसके अलावा जो है वो आप कहीं ना कहीं हवाओं को समझने लगते हो यार, कि हवा उस तरफ जा रही है तो हम इस तरफ करते हैं। एक स्किल है ये। कोई पतंग उड़ाना कोई मामूली बात नहीं है बॉस, ये बहुत एक बहुत इंटरेस्टिंग स्किल है। तो इसके लिए बहुत सारा धैर्य, बहुत सारा पेशेंस, और बहुत सारा स्किल लगता है, और ताकत भी लगती है। और पूरा सारा स्किल का ही खेल है, पतंग को कितना मोड़ना है, कंडी को कैसे बांधना है, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली ये जो कल्चर है वो थोड़ा सा डाई हो रहा है। गुजरात में तो फिर भी है, महाराष्ट्र में तो अब काफी काफी हद तक बंद हो गया है। तो जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, उस माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्लीज इस कल्चर को जरा वापस लाइए। और ये बहुत बहुत प्यारा दिन होता है, और बहुत अच्छी हवाएं होती है, धूप गर्मी ज्यादा लगती नहीं है किसी को। जी पंडित जी, थोड़ा जाते जाते थोड़ा सा बता दीजिए कि अ, कुछ लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति जो है वो आपने बताया ना, हवाओं का जो जो होता है, और जो वेदर होता है वो आज चरम सीमा पे होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि 15 तारीख को भी सिमिलर होता है, 15 तारीख को भी सिमिलर मौसम होता है, सिमिलर होता है। तो जो अगर जिन लोगों का 14 तारीख को रह गया है मकर संक्रांति का, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई बाहर है, अब्रॉड है, वो 15 तारीख को कुछ करना चाहता है तो 15 तारीख को भी कर सकता बिल्कुल, है वो, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। जी जी जी, सही है सही है। 15 तारीख तो को 15 तारीख को कर जी सकते हैं। जी जी। और मुझे बताइए कि क्या ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे कि आपने बिजनेस बता दिया, आपने शादी बता दी, ये सारी चीजें जो आपने बताई वो बता दी, लेकिन कुछ ऐसे जैसे कि क्या कहते हैं, कुछ नया प्रपोजल अगर किसी का कुछ आया है, या नया रिश्ता कोई आया है, तो क्या इस दिन पे कंफर्मेशन देना भी अच्छा होता है? हम्म। सर बिल्कुल, क्योंकि आज का जो दिन होता है जी। वह मांगलिक कार्य के लिए काफी अच्छा माना गया है। अच्छा, हाँ हम कल बात कर रहे थे उसके बारे में, राइट? मांगलिक कार्य के लिए काफी अच्छा माना गया है। तो आज के दिन, हाँ। क्योंकि 6 महीनों से, पिछले हम्म। 6 महीनों से और विशेष रूप से एक महीने जो खर मास का निकला है, मल मास का निकला है, जी 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 तो रिश्ते तो लोगों ने देखे ही है, लेकिन फाइनल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं समय ठीक नहीं था, मुहूर्त ठीक नहीं था। जी तो लोगों को एक इंतजार था कि कब 14 जनवरी आए जी और हमारा रिश्ता फाइनल जी करे। जी तो जी जी आज का जी दिन काफी अच्छा है रिश्ता फाइनल करने के लिए। जी कोई दिक्कत नहीं है। जी आपका जो भी प्रपोजल आया उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ आगे आपकी बातचीत बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं जी है। जी जी। तो चलिए, उसको, हमारे पास लास्ट के कुछ 5 मिनट बाकी है अभी, तो अगर किसी को अपना कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के अपना सवाल पूछ सकते हैं लोग। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ
बहुत और टाइम बहुत, ये 3 चीजें आप प्लीज नीचे लिख दीजिए। हेलो 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 मयूरी जी। IELTS, कैन यू गिव मी सम सजेशन? जी आप अपना प्लीज डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए जरा, क्या है आपका? इट्स कॉल ओके 22/9/2004। समय क्या रहेगा? 22/9/2004। समय क्या है भाई कौर? आपका समय क्या है वो बताइए। समय बताइए। समय। हरलीन फ्रॉम जलंधर। ओके हरलीन जी, आपने बता दिया, लेकिन आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, हाँ इट्स 8 PM। ओके ठीक है क्वेश्चन पूछ लीजिए अब ना। जी। ये IELTS की एग्जाम जो फॉरेन के लिए जो जाने के लिए जो एग्जाम होती है ना, IELTS, आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। 25/1/2, सॉरी इनका जन्म का है डेट, मिस कर गया एक सेकंड। 22/9/2004, और ये शाम को 8 बजे पैदा हुआ। यूके जाना चाहती हैं ये। ओके, और विदेश जाने के योग। यूके यूके जाना चाहते हैं। हरलीन इनका नाम है, जबलपुर से। वे IELTS की एग्जाम देना चाहती हैं। इनको जानना है कि क्या इनके चांसेस है यूके जाने के, क्या है। क्या आप पढ़ाई के लिए जाना चाहती है यूके में? कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह में आप कुछ अप्लाई कर रही हैं, क्या कर रही हैं? इट्स योर थर्ड अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट है इनका ये। और IELTS क्लियर हो रहा है। IELTS तो बहुत इजी होता है यार। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहती हैं? वहाँ पे क्या करना चाहती हैं वो भी बता दीजिए। इनके विदेश योग जो है ना, जी 11 फरवरी से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में बने हैं इस एग्जाम को पास करने के। अच्छा। फरवरी से अप्रैल के बीच में कोई एग्जाम है क्या आपके ऐसा? जी फरवरी में कोई एग्जाम है आपकी? फरवरी से अप्रैल के हरलीन बीच जी, में। हरलीन जी कोई फरवरी में आपकी एग्जाम आने वाली है IELTS की? स्टडीज के लिए जाना चाहती है वो। हाँ, विदेश योग तो बने हैं इनके। हाँ तो ये हाँ, मार्च में सोच रही है एग्जाम देने की। मार्च में दे दीजिए। 11 फरवरी से योग स्टार्ट है, अप्रैल तक है ये। ओके फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने तक योग ठीक है। है, बढ़िया है। तो फिर आप एग्जाम दीजिए, आप क्लियर हो जाएंगी होपफुली। लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ पंडित जी ने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप टांग उठा के बैठ जाओ और सोचो कि यार अब तो अपना काम हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है साथ में। लेकिन आपका अच्छा योग है, और उस टाइम को आप जरा अच्छी तरह से यूज करिए। चलिए पंडित जी, आई थिंक आज की बहुत सारी हमने बातें कर ली। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे हमारे मकर संक्रांति को लेकर सवाल थे, वो हमने ले लिए। तो आज का टाइम इतना ही। अब हम मिलेंगे कल और किसी और दिन आपके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू सो मच। आपको मकर संक्रांति की फिर से बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। थैंक यू सो आपको मच। भी और पूरे हमारे साथ जुड़े हैं सभी को एक बार पुनः बहुत जी बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।